हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 फरवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि डोनबास रीजन प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो डोनबास रीजन को आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था माही रिवर से रिलेटेड, तो माही रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, माही रिवर का ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश स्टेट से, उसके बाद में राजस्थान स्टेट में एंटर करती है और लास्ट में गुजरात स्टेट में फ्लो होती हुई गल्फ ऑफ खंबात में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। माही रिवर से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स को हम व्यू कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है हमारे इंडिया में 8 स्टेट से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स माही रिवर जो है वो कट करती है। इसके अलावा माही रिवर का जो फ्लो रूट है उसको अब जब आप व्यू करोगे तो उसको देखने पर आपको पता चलेगा कि माही रिवर जो है वो उल्टे यू आकार में फ्लो होती है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है और इस पिटीशन में एक क्वेश्चन किया गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमें इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम प्रोटेस्टर्स के द्वारा एक इलीगल ट्रेंड देख रहे हैं जिसमें वो अपनी बात मनवाने के लिए प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं और जो रोड और रेल रूट है उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसकी वजह से वो गवर्नमेंट को कंपेल करने की कोशिश करते हैं और फिर गवर्नमेंट उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। तो इलीगल तरीके से वो अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पिटीशन में बेसिस बनाया गया है भागवत गीता को, जिसमें ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है कि ड्यूटीज़ जो हैं वो आप एक तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट से कि किस तरीके से हम हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स कर सकते हैं। एक वेल डिफाइंड लॉ इसके लिए होना चाहिए, कम्प्रीहेंसिव लॉ इसके लिए प्रिपेयर किया जाना चाहिए। बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम व्यू करेंगे। आप सभी को पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हमारा ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं था। बाद में जब 1975 से 1977 के बीच में नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी हमारे इंडिया में लगी, उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई। और उसके बाद में स्वर्ण सिंह कमेटी ने 1976 में रिकमेंडेशन दी थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होनी चाहिए, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4th ए जो है उसमें आर्टिकल 51A आता है, और 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बातें बताई हुई हैं। इसके अलावा शुरुआती, अब इसमें भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया गया। उसके बाद में प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है लिस्ट में, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया गया। ये तो कौन कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके अलावा एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ये जो फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको लेकर के, कि फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसमें किस किस के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें बताया गया है अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ओके, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेशनल सॉन्ग के बारे में भी इसमें बताया हुआ है तो इसमें नहीं बताया हुआ है। तो जब भी आप चाहे आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को रीड करो, एक एक वर्ड जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि जीएस पेपर 2 हमारा जो मेंस का पेपर होता है उसमें अगर आपको आंसर्स राइट डाउन करने हैं तो आपको ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इसके अलावा प्रीएम्बल जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर को कंक्लूजन देने के लिए। तो यहाँ पर जो भी कंप्लीट, जो भी स्पेसिफिक वर्ड जो यूज़ किया गया है वो सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बात किया गया है कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग
क्रिएचर्स। तो ये इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है, एक एक जो टर्म्स जो हैं वो आपको कलेक्टिव याद होना चाहिए, क्लियर याद होना चाहिए कि हाँ इस वर्ड को यूज़ किया गया है, ये वर्ड जो है वो यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर आप सभी को पता है आरजेडी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उसके जो लीडर हैं लालू प्रसाद यादव, उनको फिर से 5 ईयर की जेल की गई है क्योंकि फोडर स्कैम केस, 5th फोडर स्कैम केस में ये रिजल्ट आया है। और ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने 139.35 करोड़ का फ्रॉड हुआ था उस टाइम, और 60 लाख का उनके ऊपर एक फाइन भी इम्पोज किया गया है। ये जो आर्टिकल है, निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक बात बोली कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो रोल बैक देखने को मिला, जो उसकी रेट है उसमें करेक्शन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लास्ट ईयर हमने देखा था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ करेक्शंस किए गए थे कि पहले बोला जा रहा था कि टैक्स को इतना इंक्रीज करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन जब बाद में प्रोटेस्ट किया गया और जो हमारी इंडस्ट्री है उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की बात की, तो उसमें जो पहले से जो ट्रेंड चलता रहा है उसी को रखा गया था। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमन ने ये बोला है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो रेट्स है उसमें हम जो रोल बैक करते हैं, इससे क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है इन सेक्टर्स के लिए, उसको इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसमें परेशानी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो मतलब आर्टिकल जो है उसमें ये बात बताई गई है कि निर्मला सीतारमन ने अपनी बात में, अपने स्टेटमेंट में ये बात बोली कि देखो जब पहले जीएसटी लाया गया था तो जीएसटी को भी एक तरीके से गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था। ये बोला गया था कि जीएसटी एक गब्बर टैक्स है, ये एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को डाइल्यूट करेगा, ख़त्म करेगा, स्टेट की पावर को कम करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो रहा है जिसका यूज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है पीएलआई स्कीम को लेकर के, क्योंकि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसमें अगर हम देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी हो और ये भी इंडस्ट्री भी डेवलप हो, लेकिन यहाँ पर कुछ इशू देखने को मिला है जिसको लेकर के ही यहाँ पर एक क्वेश्चनिंग की गई थी, और जिसका आंसर निर्मला सीतारमन ने ये दिया है कि जीएसटी रिफॉर्म्स के ऊपर जो डिबेट होनी चाहिए उस डिबेट के अकॉर्डिंग ही हमने जो भी टैक्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, और इससे जो पीएलआई स्कीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन तरीके से वर्क करेगी। अब बात आती है पीएलआई स्कीम की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की। ये जो आर्टिकल है ये हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो पीएलआई स्कीम को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो जो गवर्नमेंट है वो चाहती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि हमारा इंडिया जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में प्रमोट हो, और इसी प्रमोट के लिए गवर्नमेंट ये चाह रही है कि 7 से 8 ऐसे सेक्टर हम चूज करें और उनके ऊपर फोकस करे गवर्नमेंट, उसके लिए इंसेंटिव दे गवर्नमेंट, ताकि वो जो सेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। पीएलआई स्कीम की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इंडिया को डेवलप करने के लिए पीएलआई स्कीम को अनाउंस किया गया था, जिसमें मोबाइल फ़ोन, फार्मा प्रोडक्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट सेक्टर्स, इन सभी सेक्टर को एक तरीके से प्रमोट करने के लिए, ये तो कुछ स्टार्टिंग के सेक्टर हैं, बाद में इसमें और सेक्टर भी इंक्लूड कर दिए जाएंगी, जैसे कि नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, मींस अदर सेक्टर के लिए नेशनल पॉलिसी बनाई जा रही है ताकि अदर सेक्टर को भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इंडिया में डेवलप किया जा सके। अब यहाँ पर जो भी हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अगर हमें अट्रैक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, उनको हमें बूस्ट करना होगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव देना होगा, और ये सारा काम ही इस स्कीम के अंडर किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, ये जो स्कीम है इसके कुछ की फीचर्स हैं। इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाएगा 4 से 6% तक इंक्रीमेंटल सेल्स के लिए इंसेंटिव देने की कोशिश की जाएगी, और 5 साल के लिए, जिसमें 2019-20 को एक बेस ईयर के रूप में रखा जाएगा, और फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए यहाँ पर इंसेंटिव देने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूक्रेन में, हमारे जो इंडियंस है यूक्रेन में, उसको लेकर के एक तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि देखो पहले यूक्रेन की तरफ से इशू आता है, एक बात आती है कि जो भी सेपरेटिस्ट हैं वो एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो। इसको लेकर के बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से यहाँ पर जो भी अपनी उनकी जो पॉपुलेशन है उनको कैप्चर करने की, उनको रिमूव करने की यहाँ पर कोशिश कर दी, लेकिन बाद में बोला गया कि इस तरीके का कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से डिसइंफॉर्मेशन की बात की गई है कि उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैरिटल रेप को लेकर के आर्टिकल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछा है कि आपने मैरिटल रेप केस को लेकर के, हमने मैरिटल रेप जो टर्म है उसको लेकर के आपसे क्वेश्चन किया था कि आप इसमें किस तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आप इस केस को थोड़े दिन के लिए होल्ड कीजिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे स्टेट्स हैं उन सभी को हमने मैरिटल रेप को लेकर के उनका क्या क्या तरीका है, क्या क्या प्रोसीजर है, उसको लेकर के हमने क्वेश्चनिंग की है। तो जैसे ही उनकी तरफ से रिजल्ट आता है फिर एक कंक्लूजन फाइनल रिजल्ट को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर एग्री होगी और फिर हम इसको सबमिट करेंगे। लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने ये बोला है कि अभी ये केस का डिस्कशन चल रहा है और हम इस तरीके के जो भी जजमेंट्स हैं उसको रिजर्व नहीं रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो ये मैरिटल रेप जो वर्ड है वो प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट चाह रहा है कि इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनाया जाए ताकि इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। अब इसको लेकर के पहले भी वैसे डिस्कशन हुआ है इंडिया में, लेकिन इसका मेन कारण ये रहा है कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक तरीके से काफ़ी कंजर्वेटिव टाइप की मानी जाती है और इसमें इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको सोल्व करने के लिए हमने ये देखा है कि जब भी हमने किसी को कुछ राइट्स देने की कोशिश की है तो उसमें काफ़ी लूपहोल्स देखने को मिले और उसके कुछ गलत इफेक्ट बाद में सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। तो मैरिटल रेप को किस तरीके से आप डिसाइड करोगे, क्योंकि ये काफ़ी पर्सनल मैटर हो जाता है और इसको डिसाइड करना काफ़ी टफ होगा। तो इसको लेकर के कुछ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल वर्क होनी चाहिए, तभी जाकर के इस तरीके के इश्यूज को सोल्व करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपने देखा था कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो बजट डिक्लेयर किया गया था, बजट बताया गया था, उसमें मोर फोकस किया गया है कि हम जो भी एक तरीके से कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा हमारी एजुकेशन जो सेक्टर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि एक तरीके से वर्चुअल, प्रेजेंट टाइम में कोविड के टाइम में हमने देखा कि जो हमारी एजुकेशन सेक्टर है वो वर्चुअल एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए। तो हमारा जो बजट है उसमें कम्प्लीटली डिस्कशन किया गया है कि आने वाले टाइम में हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो किस तरीके से वर्क करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने इम्पोर्टेंट बात बोली कि एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक सेक्टर जो है वो हमारे इंडिया में इस तरीके से डेवलप हो रहा है कि आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड में एक क्रिएशन फैक्ट्री, ये जो कंटेंट है, ये अलग अलग जो ये जो फाउंडेशन हमने ये वर्ड जो डिस्कस किए, इनको लेकर के जो कंटेंट क्रिएशन फैक्ट्री के रूप में पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है वो डेवलप होगा। प्रेजेंट टाइम में हमारा जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, तो इस आर्टिकल में ये बात बोली गई है कि देखो ये जो भी इस तरीके का जो सेक्टर है, जो एनिमेशन का हो गया या फिर कंटेंट राइटिंग का हो गया या फिर अगर हम गेमिंग का हो गया, ये कॉमिक्स का हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगी। तो आने वाले टाइम में इंडिया के लिए काफ़ी बूस्टिंग सेक्टर के रूप में सामने आएगा और इंडिया को काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में पूरे वर्ल्ड में एस्टेब्लिश करेगा। कल हमने डिस्कस किया था तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, ओके, उन्होंने डिस्कशन किया महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, शिवसेना के जो प्रेसिडेंट भी है उद्धव ठाकरे के साथ में, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चीफ हैं शरद पवार, उनके साथ में उन्होंने डिस्कस किया कि एंटी बीजेपी हम फ्रंट बनाते हैं ताकि 2024 में लोकसभा की जो इलेक्शन हो उसमें हम बीजेपी को काउंटर कर पाए। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट आया है, जो महाराष्ट्र कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने बोला कि कांग्रेस के बिना कोई भी अपोजिशन फ्रंट जो है वो ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा, मतलब एक तरीके से उसमें कांग्रेस का इंक्लूजन होना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 4 पर। यहाँ पर इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है पंजाब के इलेक्शन को लेकर के। आप सभी को पता है 20 फरवरी को पंजाब की 117 सीट के लिए कंप्लीट वहाँ पर पोलिंग हुआ और वहाँ पर जो वोट कास्ट किए गए उसका कंपैरिजन अगर हम देखें तो 2007 से अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें सबसे कम वहाँ पर वोट कास्ट किए गए हैं। 72% वहाँ पर वोट कास्ट किए गए। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 77% था। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि 2012 में यहाँ देखिए 2007 में जो वोटर हैं उन्होंने 75% यहाँ पर वोटिंग की थी और 2012 में 78% यहाँ पर वोटिंग की थी। तो यहाँ पर 2007 के बाद में लगभग डिक्रीज देखने को मिला है। इसका कारण ये बताया गया है कि किसी भी
हर बार हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो किसी ना किसी पार्टी की कोई वेव होती है, लेकिन यहाँ पर ना तो किसी की वेव थी प्रेजेंट टाइम में, और अगर हम देखें तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने कई रीजन्स की वजह से अपना फेथ जो है लोगों में वो भी खो चुकी है। क्योंकि हमने देखा कि पंजाब में जैसे अमरिंदर सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी मेंटेन की, और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि कोएलिशन की गवर्नमेंट देखने को मिले, क्योंकि किसी भी पार्टी को एक मेजॉरिटी सीट जो है वो मिलने की यहाँ पर काफ़ी कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर। ये जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, यहाँ देखिए, प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू को लेकर के। इस आर्टिकल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हमारी नेवी की जो स्ट्रेंथ है उसको व्यू किया। हर साल नहीं, जब भी कोई प्रेसिडेंट उसकी टर्म में एक बार ये जो प्रोसीजर है वो किया जाता है। इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर जब हमारी नेवी की जो भी स्ट्रेंथ है उसको व्यू किया गया तो हमारे प्रेसिडेंट ने बताया कि हाँ, इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये जो जब हमने नेवी की स्ट्रेंथ को व्यू किया हमारे प्रेसिडेंट ने, इसके अलावा उनके साथ में और भी अदर ऑफिसर्स थे, तो उसमें एक बात सामने आई कि हमारा इंडिया जो है वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारी नई नई वेसल्स जो हैं उनमें ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग जो पॉइंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया की तरफ से है। ये चीज़ें शो करती हैं कि इंडिया जो है वो अपने बेसिक फीचर जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, जो हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे लोकल सेक्टर, लोकल इंडिया की तरफ फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हमारे लोकल इंडिया में ही डेवलप हो पाए। अब यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू की बात की गई है। अब सभी को पता है कि प्रेसिडेंट का 5 ईयर का टर्म होता है और उस टाइम में एक बार जो है ये प्रोसीजर होता है। इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो नेवी की स्ट्रेंथ को व्यू करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, अब ये फ्लीट रिव्यू की बात की गई है तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। प्रेजेंट टाइम तक अगर देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद में 11 बार 11 टाइम्स ये जो प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू जो है वो कंडक्ट हो चुका है। पहली बार 1953 में इसको कंडक्ट करवाया गया था, उस टाइम में हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज पर ये अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया गया है इस टर्म के बारे में, तो आप इसको जाकर के वहाँ पर स्टडी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर इंडियन एक्सप्रेस का जो PDF है वो अवेलेबल है कल का। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1964 में क्या हुआ। अब तक इंडिपेंडेंस के बाद में हमने देखा कि हमारे प्रेसिडेंट इस तरीके के फ्लीट रिव्यू कर रहे थे, लेकिन 1964 में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उस टाइम थे YB चौहान, उन्होंने ये जो फ्लीट रिव्यू है उसको कंडक्ट करवाया था। उसके बाद में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट गैप देखने को मिला, मतलब एक फ्लीट रिव्यू से दूसरे फ्लीट रिव्यू के बीच में अगर लॉन्गेस्ट गैप की बात करें तो ये हुआ था 1989 से 2001 के बीच में। 1989 के बीच में 1989 के टाइम में प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट R वेंकट रमन, और 2001 के टाइम में प्रेसिडेंट थे के आर नारायण। इसके बाद में लास्ट टाइम अभी प्रेजेंट टाइम में 2022 में हुआ है, लास्ट टाइम 2016 में हुआ था, और जब हमारे प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी। 2001 और 2016 का जब प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू था उसमें कुछ अलग बातें थी। अलग बात ये थी कि ना सिर्फ हमारे इंडिया की जो नेवी है उसकी स्ट्रेंथ को उसमें शो किया गया था, बल्कि अदर कंट्रीज जो हैं उनका भी फ्लीट, इंटरनेशनल फ्लीट ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें जो कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया एंड UK, इन कंट्रीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू को लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेंस में ज़्यादा चांसेस इसके नहीं हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो एडिटोरियल पेज पर है, पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो मनरेगा स्कीम को लेकर के है। आप सभी को पता है कि 2022-23 का जो हमारा बजट पास किया गया, उस बजट में ये कोशिश की गई कि हर सेक्टर के लिए जो मनी है वो कितना खर्च किया जाना है आने वाले साल में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, इसी के बारे में तो बताया जाता है ना बजट में। तो बजट में ये बताया गया कि जो हमारा मनरेगा जो सेक्टर है उसमें हम 73,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेंगे। अब यहाँ पर PAEG जो है, PAEG क्या है, पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी, उन्होंने डिमांड की थी
उन्होंने बोला था कि आप हमें मनी दीजिए, मतलब इस सेक्टर के लिए, मनरेगा सेक्टर के लिए 2.64 लाख करोड़ रुपए मिनिमम अलोकेशन इतना तो होना ही चाहिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। और एनएसएम क्या है, यहाँ देखिए, एनएसएम है मनरेगा संघर्ष मोर्चा। इन्होंने डिमांड इससे भी ज़्यादा की थी, उन्होंने बोला 3.64 लाख करोड़ जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए मनरेगा सेक्टर के लिए अलॉटमेंट होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने दिए 73,000 करोड़। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई क्या कारण रहा कि गवर्नमेंट ने, जब डिमांड इतने की जा रही थी और लेकिन गवर्नमेंट ने इतना ही एलोकेशन किया है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि मनरेगा स्कीम में, अगर लास्ट 2 ईयर्स का ब्यौरा अगर हम देखें तो कोविड के टाइम में जो मनरेगा स्कीम है उसने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है रूरल एरियाज़ में लोगों को जॉब क्रिएट करने में, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे, जैसे ही पेंडेमिक आया, पेंडेमिक की वजह से जो लोग हैं, जो लेबरर्स कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो वापस बड़ी बड़ी सिटीज़ से वापस अपने रूरल एरियाज़ में आ गए, तो उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मनरेगा स्कीम ने। अब यहाँ पर कुछ कारण बताए गए हैं। कारण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले एक ग्राफ के थ्रू यहाँ पर शो कर रखा है कि देखो 2020-21 और 2021-22 का यहाँ पर कंपैरिजन कर रखा है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर दोनों सालों का हम कंपैरिजन करें तो हम ये देख रहे हैं कि Q1, Q2, Q3 और Q4, इन चारों में अगर हम कंपैरिजन करें तो जैसे जैसे 2022 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमने ये देखा कि मनरेगा स्कीम के तहत जो जॉब क्रिएशन की जो बात की जा रही थी वो काफ़ी कम होता जा रहा है 2020-21 से अगर हम कंपेरिजन करें तो गवर्नमेंट को ये लगा कि जब यहाँ पर जॉब की अवेलेबिलिटी, जो लोग हैं जिनको जॉब कम चाहिए इस सेक्टर में, उनकी संख्या कम होती जा रही है, फिर इतना मनी इसमें देने की ज़रूरत क्या है। दूसरा अगर यहाँ पर बात की गई है वेजेस की, तो वेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो पहले जो वेजेस की जो अमाउंट था वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो अदर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है, मतलब अदर स्टेट में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। इसके बेसिस पर भी ये जो अलोकेशन है वो कम किया गया है। लेकिन अभी हमने जब बजट अनाउंस किया था, बजट को डिक्लेयर किया गया था, तब हमने देखा था कि बहुत सारे स्टेट में मनरेगा स्कीम को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो लोगों को वहाँ पर जो वेजेस है वो काफ़ी लंबे टाइम से नहीं मिल पाए हैं। इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी हुआ है। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि ना सिर्फ आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट का अलोकेशन करना है, बल्कि एक तरीके से जो पीछे जो गैप और लूपहोल देखने को मिल रहा है उसको भी तो आपको, उस गैप को भी तो फिल करना है ना। इसके लिए तो आपको मनी की जरूरत होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर टंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मदर लैंग्वेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है और इंडिया का बाइफर्केशन हो जाता है 2 पार्ट में। इंडिया के नाम से एग्जिस्ट करता है और जो पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो प्रेजेंट टाइम में अभी बांग्लादेश है। जैसे ही इंडिया दो कंट्रीज में डिवाइड हुआ, पाकिस्तान जो है, वेस्ट पाकिस्तान जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान है, वो डोमिनेंस क्रिएट करने लग गया ईस्ट पाकिस्तान के रूप में, मतलब बांग्लादेश के रूप में, बांग्लादेश के ऊपर। सबसे पहले तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो उर्दू लैंग्वेज है उसको ही ऑफिशियल लैंग्वेज का उन्होंने दर्जा दिया। उन्होंने ये बोला कि जो भी एजुकेशन होगी, जो भी हमारी करेंसी है, उन सभी के जगह पर हर जगह जो उर्दू लैंग्वेज है उसी को फॉलो किया जाएगा। पाकिस्तानी लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने ये डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान जो है उर्दू को स्टेट लैंग्वेज के रूप में अपनाएगा। अब जैसे ये बातें सामने आई, ईस्टर्न पाकिस्तान जिसको प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, आप सभी को पता है कि वहाँ पर बांग्ला एक डोमिनेंट लैंग्वेज है और उर्दू से उनका कोई रिश्ता नहीं है। तो एक तरीके से आप उनको अपना पार्ट भी मानते हो और उनके ऊपर अपनी बातें थोपने की भी कोशिश कर रहे हो। तो इसको लेकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वहाँ पर 1947 में इंडिपेंडेंट होते हैं और 1950s के टाइम, 51 के टाइम में ये चीज़ें जो है, जैसे ही उर्दू ओनली पॉलिसी आई, ढाका यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 21 फरवरी 1952 को प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारी संख्या में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से फायरिंग होती है और उनमें से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इसीलिए 21 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में, मार्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बांग्लादेश में जो भी शहीद
यहाँ पर कुछ शहीद के नाम दे रखे हैं, शहीद सलाम, बरकत, रफ़ीक, अब्दुल जब्बर, सहीपुर रहमान और इससे भी ज़्यादा और भी बहुत सारे लोग थे। उनको ट्रिब्यूट करने के लिए मार्टर्स डे के रूप में इसको मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 21 फरवरी को। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चीज़ हमें शो करती है कि जो उनकी मदर टंग थी, जो उनकी मदर लैंग्वेज थी, उसके बारे में उसके लिए पहली बार इस तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिला था। और 1954 में पाकिस्तान में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बांग्ला को भी इंक्लूजन कर दिया गया। अब ये जो प्रोटेस्ट हुआ, ना सिर्फ इसने उस टाइम में एक फाउंडेशनल वर्क प्ले किया, लेकिन अगर हम देखें तो 1962 में जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, 6 पॉइंट मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसके अलावा 1969 में जो अपराइजिंग देखने को मिले, 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर देखने को मिली, इन सभी में एक स्टेपिंग स्टोन का रोल प्ले किया था इस 1952 के प्रोटेस्ट ने। इस आर्टिकल में जो राइटर है उनका ये बोलना है कि जो भी हमारी मदर लैंग्वेज है उनको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग देखें तो 6,000 लैंग्वेज जो है वो प्रेजेंट टाइम में लगभग 43% जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो यूएन ने प्रोक्लेम किया है 2022 से 2032 तक का जो 10 इयर्स का पीरियड है उसको इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज के रूप में। देखो ये 10 ईयर का डेकेड जो है वो यूएन के द्वारा बार बार डिक्लेयर किया जाता है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में है, आपको क्लियरली याद होना चाहिए। इसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि 2022 से 2032 तक के जो टाइम पीरियड है उसको किसके लिए क्लेम किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कोविड के टाइम में जो इस आर्टिकल में फिर बात की गई है इंडिया की, कि इंडिया किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो 2022 का जो थीम थी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की, वो थीम थी यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसका आपको यूज़ करना है और जो हमारी मदर लैंग्वेजेस हैं उनको फॉलो करना है, उनको सिक्योर करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया ने अभी हमारा जो बजट आया उसमें क्लियरली बोला है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो आगे बढ़ सके। इसके लिए हम कोशिश क्या करेंगे कि जो हमारी मदर लैंग्वेजेस हैं, और अभी हमने देखा कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी फोकस किया गया है कि जो हमारी स्टार्टिंग एजुकेशन है वो मदर लैंग्वेजेस में करवाई जाएगी। लेकिन बाद में क्या हो सकता है, जैसे कि पहले भी एक बार सर्वे कंडक्ट करवाया गया था कि जो हमारे टेक्निकल जो कोर्सेज हैं उनमें भी मदर लैंग्वेज को इंसर्ट किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है सबसे पहले यहाँ देखिए, देखो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने डिस्कशन किया, कोई वर्चुअल वेबिनार में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने ये बोला कि 2022-23 का जो हमारा यूनियन बजट है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। 2022-23 का हमारा बजट है उसमें हमने फोकस किया है कि एक नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो सीट शॉर्टेज की एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है उसको हम सोल्व करेंगे इस नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के थ्रू। इसके अलावा बजट में 5 एस्पेक्ट्स मींस एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग, इंटरनेशनलाइजेशन एंड एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिंग, इन सभी के ऊपर हम फोकस करने की बात की है हमने 2022-23 के बजट में। तो इन सभी के ऊपर फोकस अगर इंडिया ने कर लिया तो इंडिया जो है वो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएगा और जो हमारी मदर लैंग्वेज है उसको भी हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, उसको भी सिक्योर कर पाएंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के है। आप सभी को पता है कि इजराइल की कंपनी NSO ने इसको बनाया था। बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपनी कंट्री की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इसको खरीदा था। इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ किया है। अब इसको लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने मना किया, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले न्यूयॉर्क टाइम्स से एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। उस रिपोर्ट में ये बोला गया कि 2017 की जो डील थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जब इजराइल की विजिट पर थे और एक डील हुई थी डिफेंस वेपन्स को लेकर के, उसी का पार्ट थी ये पेगासस स्पाईवेयर, भी उसी डील का पार्ट था। तो लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को लेकर के पिटीशन डाली। फिर CGI ने सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट जज RV रविंद्रम की हेडशिप में एक कमेटी बनाई कि आप जो भी चीज़ें हैं उनको व्यू करो। अभी प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में ये जो इसकी हियरिंग जो है
पेगासस स्पाईवेयर की जो हियरिंग है वो लिस्टेड हुई है, तो इसके ऊपर डिस्कशन होगा और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें क्या अपनी तरफ से स्टेटमेंट देता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है आप सभी को पता है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट टाइम में यूरोपियन कंट्रीज़ की विजिट पर है। पहले जर्मनी के मिनिस्टर उनके साथ में उनका डिस्कशन हुआ, अब फ्रांस के जो उनके काउंटर पार्ट हैं उनके साथ में उनका डिस्कशन हुआ। बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर बात रखी गई, इंडो पैसिफिक एरिया को लेकर के जिस तरीके से फ्रांस कोशिश कर रहा है और यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने साथ लेकर के आ रहा है, इसको लेकर के एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने फ्रांस जो कंट्री है उसका थैंक किया। इसके अलावा अफगानिस्तान का इशू आप देख रहे हो, यूक्रेन जो क्राइसिस है उसको लेकर के, इसके अलावा और भी अदर इश्यूज, वैक्सीनेशन, क्लाइमेट चेंज, इन सारे इश्यूज को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर सबसे पहले तो कोर्बेवैक्स को वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का 12 से 18 साल के जो एज ग्रुप है उनको 28 दिन का यहाँ पर इस डोजेज के बीच में एक तरीके से वो देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड है हमारे फॉरेन पेज से। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें, एक मिनट, थोड़ा नेट का इशू है। फर्स्ट आर्टिकल जो है वो तालिबान को लेकर के है। तालिबान ने ये डिक्लेयर किया है कि हम हमारी जो फोर्सेज है उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल करेंगे। उसके थ्रू उन्होंने ये बोला है कि जो भी हमारे, जैसे कि तालिबान ने लास्ट ईयर कैप्चर किया अफगानिस्तान को, लेकिन उससे पहले वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के टाइम में जो भी आर्मी में ऑफिसर्स थे उन सभी को भी वो अपने साथ लेने की यहाँ पर कोशिश करेंगी। ओके, तो तालिबान ने ये बोला है कि हमारी जो फोर्सेज है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। बहुत सारे जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि यूएस फोर्सेज ने यहाँ पर कुछ एयरक्राफ्ट को लेफ्ट कर दिया था, उनको रिपेयर किया जाएगा और ग्रैंड आर्मी के रूप में अफगानिस्तान की ग्रैंड आर्मी को क्रिएट करने की कोशिश करेगा तालिबान। यहाँ पर कुछ टाइम पहले हमने इशू देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला था कि कुछ लेजर इंसिडेंट देखने को मिला था। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मंडे को एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि चाइनीज़ नेवल वेसल ने एक हमारा जो ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री एयरक्राफ्ट था उसको पॉइंट करने की कोशिश की थी, कुछ लेज़र लाइट जो है वो देखने को मिली थी। ओके, तो इसका कंप्लीट प्रूव होना चाहिए कि हमारा जो EEZ है, इकोनॉमिक जोन जो है, जिसमें आकर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसमें आकर के उन्होंने इस तरीके का कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ईरान को लेकर के जो न्यूक्लियर डील पर दोबारा डिस्कशन हो रहा है, तो ईरान ने ये बोला है कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिल रही है न्यूक्लियर टॉक्स में। अपनी तरफ से उन्होंने ये बोला है कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ रहे हैं और जल्दी इसका कोई ना कोई कंक्लूजन भी देखने को मिलेगा। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था द हिंदू का। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।